रक्तदान सा कर बस शेरदिल ही किया करते हैं। जी हाँ, सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय वंदनीय महानुभावों का मैं अनावी दीपक नाइक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं ऐसे ही रक्तदानी सिंह मेरे पिता श्री दीपक विभाकर नाइक की बहुप्रतीक्षित पुस्तक वक्त पर रक्त के लोकार्पण का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं मेरे ही परिवार के सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि वे सभागार में उपस्थित सभी माननीय अतिथियों को ससम्मान मंच पर ले आएं। क्रम जैसा आप चाहें। बाकी जगह इधर आप क्रम आप देखिए। हम लोग इधर क्रम में मैं छोटा पढ़ूंगा बता शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करने के लिए मैं मंच पर आसीन अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वे मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। धन्यवाद सभी अतिथियों को। अब माँ वीणा पाणी की आराधना हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत ही होनहार हर्षिता दवे जी को। नमस्कार, मैं हर्षिता दवे आज आप सभी के समक्ष मां सरस्वती की आराधना हेतु उपस्थित हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनी देवै सदा संस्थिता हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां। धन्यवाद। बहुत ही खूब हर्षिता जी। माँ शारदा की आराधना के बाद अब बारी है अतिथि स्वागत की। अपनी अद्भुत रचनात्मक सोच से हिंदी साहित्य को देश प्रदेश ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर उत्कृष्ट पहचान दिलाने वाले हमारे आज के आयोजन के अध्यक्ष मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक आदरणीय डॉक्टर विकास दवे सर का स्वागत करने के लिए मैं अपने नाना जी श्री चंद्रशेखर आरएस जी को आमंत्रित करती हूँ।
आज की मुख्य अतिथि संयुक्त आयुक्त इंदौर संभाग श्रीमती सपना शिवालय सोलंकी जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ मेरी आजी निर्मला नाइक को। देश के टॉप 10 ब्लड बैंक में सम्मान पाने वाले स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल ब्लड बैंक MY अस्पताल के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव सर के स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री संजय देवलालीकर एवं सचिन आरस को। फोटो तो आ रहे हैं बराबर। स्वागत की इस बेला में अगला क्रम है हमारी आज की प्रसंग वक्ता डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी का। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती दीपाली देवलालीकर एवं श्रीमती स्निग्धा आरस को। परिवार को लेकर भी चलना जरूरी है। अरे बहुत आवश्यक है। तो बाद में तो ये हिसाब करेंगे मेरा रक्त संस्कार भी यही है। यही है। आगे होती ना म्हणून गोष्टी। और अब आप सभी की प्रतीक्षा समाप्त होती है। सज्जनों, वह घड़ी आ ही गई जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। वक्त पर रक्त, जी हाँ, मेरे पिताजी की यह पुस्तक। तो मैं मंच पर आसीन सभी अतिथियों से अनुनय करती हूँ कि वे पुस्तक वक्त पर रक्त को अनावृत कर उसका लोकार्पण करें। बाहर आ जाता है ना, ये नया कॉन्सेप्ट लाए कि अपना अपना मेहनत करिए, एक ही काम करना पड़ता है पूरा। आ गए बराबर से। अभी घंटा का नाम पड़ जाएगा फेसबुक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय जनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वे आज पुस्तक वक्त पर रक्त के लोकार्पण के साक्षी बने। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज के उत्सव मूर्ति मेरे पप्पा आदरणीय दीपक विभाकर नाइक को। वे आए और अपनी मन की बात सभा में रखें। पहली बार ऐसा लग रहा है कि समाज में इतनी इज्जत, इतना हौसला, इतना प्रोत्साहन, पूरा हॉल भरा हुआ है। आप सभी का आभार सबसे पहले तो। कहीं सुना था कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने वाला माइक। हेलो, आ रही है आवाज? ठीक है। विक्रमादित्य के सिंहासन पर वही बैठता है जो मन से सच्चा, व्यवहार से सच्चा होता है, और वही व्यक्ति सामाजिक होता है। तो ऐसे ही लोग मन और व्यवहार से सच्चे आज विक्रमादित्य की व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। मैं सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी उपस्थित साहित्यकार मित्रगण, मेरे कॉलोनी के रहवासी, मेरे मित्रगण, मेरे महाविद्यालय मित्रगण, मेरे कार्य क्षेत्र के मित्रगण, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। यूं तो मंच सम्मान से नाता लगभग यथांतरा बना हुआ रहता है, पर आज लगभग 12 वर्ष बाद
मैं अपनी इच्छा से माइक पर हूँ। 2010 के बाद माइक से नाता तोड़ दिया था एक तरह से, और आज अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। पुस्तक की कहानी कुछ यूं ही थी कि 3 वर्ष पहले श्रीमती जी अनन्या ने मुझे कहा कि इस तरह से एक स्वरूप में आना चाहिए जो आपका इतना बड़ा रिकॉर्ड है। उनकी परिकल्पना, उसके बाद आदरणीय अरुण भैया जो बैठे हुए हैं मोरी, जिन्होंने पुस्तक तैयार की, उनके अद्भुत शब्दांकन और कलात्मक दृष्टिकोण से ये पुस्तक आप तक पहुंची जो आप देख रहे हैं स्वरूप में से। और सच में अगर कहूँ तो ये आप सभी का सहयोग, मेरे परिवार का सहयोग है जो मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। भाग्य क्या होता है ये तो पता नहीं, पर यदि ये होता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ कि आप सभी के स्नेह का, आशीर्वाद का अधिकारी बना हूँ और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये पुस्तक एक प्रयास है युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, समाज को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए कि आपकी सामाजिक दिनचर्या में किसी भी तरह का कोई विपरीत या नकारात्मक असर नहीं होता है। लगातार 32 वर्षों से यथांतराल रक्तदान करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि मेरी स्थिति कैसी है। और एक जो कहना चाहिए कि शरीर के हिसाब से अगर बात करें तो आप दिन प्रतिदिन अपने आप को स्वस्थ ही महसूस करते हैं। ये पुस्तक एक उन अगणित दुआओं का साक्ष्य है जिनको आप रक्त देते हैं, जिनके लिए आप रक्तदान करते हैं, कि कहीं ना कहीं उनकी पूजा में, उनकी दुआ में, उनकी अरदास में, उनकी प्रेयर में आप शामिल होते हो और आपका जीवन सतत बिना किसी परेशानी के चलता रहता है। ये पुस्तक एक प्रयास है समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न विषयों के लोगों को एक जाजम पर लाकर उनके मन की बात को शामिल करना और यह संदेश देना कि परस्पर समन्वय की अगर भावना है तो हम एक अच्छा सुनहरे समाज का निर्माण कर सकते हैं। वही मैंने कोशिश करी है। और बाकी की पुस्तक के बारे में प्रसंग वक्ता हमारी आदरणीय डॉक्टर गरिमा संजय दुबे कहेंगी। आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पापा, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी। तो साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपक यानी दिया, दिया कभी अपना परिचय नहीं देता। उसका प्रकाश, उसकी रोशनी ही बिना कहे सब बता देती है। ठीक ऐसे ही यह जो पुस्तक है वक्त पर रक्त, यह पापा के जीवन पर रोशनी डालने वाली है। यह पुस्तक भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही मार्ग प्रशस्त करने वाली साबित होगी। और इसी पुस्तक के लोकार्पण प्रसंग पर हम सभी यहाँ एक छत के नीचे एकत्रित हैं। आखिर यह प्रसंग क्यों बना? कैसे इस पुस्तक की महत्ता हुई? क्या यह पुस्तक सभी आयु वर्ग को सकारात्मक रूप से प्रेरित करेगी? ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिज्ञासाओं बाबत अपने मनोभाव लेकर आ रही हैं डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी। आइए तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय मंच, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय विकास दवे जी भैया, डॉक्टर अशोक यादव जी, जिनके एक महत् कार्य के आज हम साक्षी बन रहे हैं, और सपना शिवाले मैडम जो एक साहित्यकार भी हैं और अधिकारी भी, और उत्सव मूर्ति दीपक भैया, और सुधी सभा और परिवारजन। सबसे पहले तो मैं अनावी को बहुत प्यार देना चाहूँगी उसके आत्मविश्वास भरे संचालन का। जहाँ बड़े बड़े लोग मंच पर घबरा जाते हैं, वहाँ अनावी का इतनी छोटी उम्र में इस तरह का संचालन मुझे होना तो यहाँ पर सोनाली दी को चाहिए था, और वो इस विषय के साथ कुछ अधिक अच्छे तरीके से न्याय कर पाती, लेकिन इन वक्त पर दीपक भैया ने मुझे कहा कि नहीं, आपको बोलना है। और मेरे लिए एक सौभाग्य था, क्योंकि हम कला साधक हैं जो कागज़ पर लिखते हैं, और वो रक्त मित्र हैं जो ज़मीन पर उतरकर वो कार्य करते हैं
जो हम सिर्फ कल्पनाओं में कर पाते हैं। तो मेरे तय ये एक सौभाग्य की बात थी कि मैं उनकी इस बात को मानूं और यहाँ आकर अपने कुछ विचार रखूं। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए कही गई कोई भी बात छोटी ही होगी, उसके लिए कोई शब्द आपको नहीं मिलता है कि आप उस कार्य की महत्ता का बखान किन शब्दों में करें। कर्म अपने साथ, सत्कर्म अपने साथ एक सुगंध लेकर चलते हैं उनके फल के रूप में, और आने वाले समय में मानवता पर उसका जो प्रभाव देखने को मिलता है उसके रूप में। रक्तदान एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें कि वो इतना महान कार्य है कि जिसकी सुगंध अपने आप फैलती है। मेरे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि जब फूल खिलता है किसी जंगल में तो उसे ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मुझ में खुशबू है, मुझ में सौंदर्य है, उसका प्रभाव अपने आप फैलने लगता है। ऐसे ही दीपक विभाकर नाइक भैया का जो ये कर्म है, हम आज साक्षी हैं, ये अलग बात है, फेसबुक पर हम देखते हैं ये अलग बात है, लेकिन उसके पहले से ये बहुत प्रभाव इसका समाज में हमें देखने को मिलता रहा है। और न सिर्फ दीपक विभाकर भैया बल्कि उनका पूरा परिवार कितना कलात्मक है वो आप सब जानते हैं, और किस तरह से उनके सामाजिक सरोकार हैं, और परिवार के सहयोग के बिना वो सारे सरोकार कभी भी पूरे नहीं हो सकते। जब इस किताब की रूपरेखा बन रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी मैं ये चाहता हूँ कि कला और उसके सामाजिक सरोकार, कला सिर्फ कला न रहे, उसके सामाजिक सरोकार भी हों। और मेरा खुद का व्यक्तिगत ये मत है कि कला जब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें कोई सामाजिक सरोकार शामिल ना हो। ये पुस्तक आज जिसका लोकार्पण हुआ है, इस पुस्तक की साहित्यिक दृष्टि या मनोरंजन की दृष्टि से इसे नहीं देखा जा सकता। इसके प्रभाव व्यापक हैं, न ये साहित्य की श्रेणी में है न ये मनोरंजन की श्रेणी में है, ये मानवता की श्रेणी में है। मानवता के एक ऐसे सेवा कार्य की श्रेणी में है जिसे कि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हमारा रक्त किसी के जीवन को बचा सकता है। अब कहना चाहूँगी कुछ बातों के बारे में। जब उन्होंने रूपरेखा तैयार की, कुछ कविताएं बुलवाई, कुछ लेख उन्होंने किए, और उसके माध्यम से रक्तदान की महत्ता उन्होंने इस किताब में बताई है। होता है कि हम सभी जानते हैं कि रक्त कितना महत्वपूर्ण है, पर शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रक्तदान नहीं किया होगा। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में 2 या 3 बार रक्तदान किया है, और अभी मैं जब चर्चा कर रही थी अशोक यादव साहब से तो मैंने कहा कि मैं प्रेरित हुई हूँ कि अब साल में 2 बार रक्तदान जरूर किया जाना चाहिए। तो कला के स्तर पर हम जब काम करते हैं तो उसमें एक सामाजिक सरोकार जुड़ जाए, इसका उद्देश्य, इस पुस्तिका का उद्देश्य ये है। ईश्वर जो है वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, और कुछ चीजें कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाई जा सकती, रक्त उनमें से एक है। यदि कभी ऐसा संभव हुआ भी तब भी इतनी मात्रा में, इतनी गुणवत्ता का जो रक्त है वो कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकेगा। आप कितने भी कुशल खिलाड़ी क्यों न हो, ट्रम्प कार्ड हमेशा ईश्वर के हाथ में रहता है, ऐसा मेरा मानना है। आप चाहे जो कर लें, जो ट्रम्प कार्ड के रूप में जब वो सामने आती हैं चीज़ें तो आपको अपना जो शुद्धता है वो पता चलती है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। तो रक्त एक ऐसा तत्व है जिसके लिए आपको निर्भर रहना पड़ता है मनुष्य पर, और प्रकृति का तो कार्य ही है कि वो 1000 गुना लौटाती है। आप एक बीज डालिए, वो 1000 बीज के बीज रूप में हमारे सामने लौटती है। तो रक्त भी ऐसी ही चीज़ है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो प्रकृति को लौटाता कम है, उसका दोहन या शोषण ज़्यादा करता है। प्रकृति के अतिरिक्त हर प्राणी बहुत ज़्यादा लौटाता है प्रकृति को। तो हम सबको ये चाहिए कि हमने जो प्रकृति से लिया है उसे लौटाया जाए। दूसरी बात जो उनके जीवन की मुझे नज़र आती है, उन्होंने नंगे पैरों को चप्पल पहनाने का जो कार्य किया है, कितनी संवेदनशीलता होगी। ये जेठ की तपन में किसी बच्चे को नंगे पैर चलते उन्होंने देखा होगा और ये प्रेरणा ली होगी कि मैं इन बच्चों के पैरों में पादुका दूँ, और वो लेकर चलते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हम सबके मन में भी कई बार आती, पर हम उसे क्रियान्वित नहीं कर पाते। आता सबके मन में है, लेकिन क्रियान्वयन हम उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से दीपक भैया ने की है। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि कर्म और उसके जीवन की सार्थकता, उस कर्म से ही सार्थकता है। जो कर्म आप चुनते हैं वो आपके जीवन की सार्थकता निर्धारित कर देती है। बिना किसी प्रचार प्रसार के, बिना किसी शोर शराबे के, सिर्फ एक छोटे समूह में
वो अपनी बात कहते हैं और उसको आगे लेकर जाते हैं। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ, जब मैंने इनका सारा काम देखा, कि जितने भी लोगों को दीपक भैया ने रक्त दिया है, उनकी धमनियों में न सिर्फ दीपक भैया का रक्त जाए, बल्कि वो गुण भी जाए, जिससे वे रक्त मित्र के रूप में दीपक के रूप में आगे बढ़ते हैं। जितने पैरों को उन्होंने चप्पल पहनाई है, जितने पैरों को उन्होंने तपन से बचाया है, उतने पैरों, उनकी सबकी दुआएं आपके जीवन में आने वाले शूल कंटकों की जगह वो फूल बन जाए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि यही कर्म का फल है। तीसरी चीज ये है कि हम सब देखते हैं कि रक्त के अभाव में होने वाली मौतें भयावह है, और भारत में ब्लड बैंक की स्थिति भी बहुत भयावह है कि उसमें बहुत कम रक्त है। वहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतने रक्त वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। दुर्घटना हो, थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के माता पिता हों, या प्रसव में जान गंवाने वाली स्त्रियां हों, या कोई दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंकड़े हमें बहुत परेशान कर सकते हैं। जो स्थितियां रक्त को कृत्रिम रूप से रखने के लिए आवश्यक होती हैं, वो ईश्वर ने मनुष्य शरीर में सहज रूप से दे रखी हैं। जितने ताप, जितनी नमी, जितना दबाव, जितना जो भी आदर्श स्थितियां हैं, वो सहज रूप से मनुष्य के शरीर में है। इसका मतलब यह है कि हर मनुष्य चलता फिरता ब्लड बैंक है, और अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि वो ब्लड बैंक है और मैं किसी के हिस्से का ब्लड अपने शरीर में लेकर चल रहा हूँ, और मुझे जब उसे ज़रूरत है उसे दे देना है, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कृत्रिम ब्लड बैंक की ज़रूरत कभी होगी। तो ये हम सबका, हम कला साधकों का एक कर्तव्य है कि हम प्रेरित करें उन लोगों को जो रक्त देने में डरते हैं। उसमें मैं भी कभी शामिल रही हूँ। मैं बिल्कुल स्वीकार करूँगी मंच से कि मुझे भी लगता था कि क्या पता ऐसा न हो कि तकलीफ हो जाए, कुछ होती है अजीब सी वो मिथ जिसे कह सकते हैं। लेकिन इस पुस्तक में उन मिथ को हटाया गया है, और इस पुस्तक का प्रचार प्रसार बहुत बृहद स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि जब बुराई शोर बनकर आपके कानों पर टकरा रही है, तो अच्छे लोगों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वो अच्छाई की आवाज बने। तो ये एक ऐसी अच्छाई है जिसे जन जन तक जाना चाहिए। रक्तदान को महादान इसलिए कहा गया है कि कोई और क्या दान दे सकता है। इससे बड़ा दान क्या हो सकता है कि आप अपनी धमनियों में बहते हुए रक्त को दान कर दें। इससे बड़ा पुरुषार्थ और क्या हो सकता है कि आप अपना रक्त किसी को दे दें। ये ठीक उसी प्रकार का दान है जैसा कि कभी महर्षि दधीची ने विश्व मानवता के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था। तो हम भी दधीची हो सकते हैं, बस भाव होना चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं समाज को। और क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है, ईश्वर हमसे रक्त की कोई कीमत नहीं लेता है। अच्छा, रक्तदान के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, ये विन विन सिचुएशन है, जो कॉर्पोरेट का एक टर्म है, विन विन सिचुएशन। जब आप रक्तदान करते हैं, रक्तदान का संकल्प करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर अपने आप को स्वस्थ रखने की प्रेरणा जागृत हो जाती है, क्योंकि आपको लगने लगता है कि मैंने रक्तदान किया है तो मुझे स्वस्थ रहना होगा। न सिर्फ आप खुद स्वस्थ रहना पसंद करेंगे, बल्कि अपने आसपास परिवार वालों और रिश्तेदारों के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक जो चीजें हैं उनको जुटाने की कोशिश करेंगे। तो रक्त देना का संकल्प ही आपके जीवन में स्वास्थ्य ले आता है। तो ये एक तरह से सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसे किया जाना चाहिए ताकि हम हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सके, और उससे उत्पन्न रक्त को, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो इतना अमूल्य है कि उसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती किसी भी पैसे या किसी भी तरह से, जिसे कि लाल सोना कहा जाता है। लाल सोना भी कहना मुझे लगता है रक्त की महिमा को थोड़ा सा नीचे गिरा देना है, क्योंकि सोने से कहीं ज्यादा उसकी कीमत है। सोना उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। हम और आप सब कोरोना की विभीषिका से निकले हैं, तो ऑक्सीजन जो प्राणवायु है उसकी कीमत क्या होती है हम सब जानते हैं। रक्त की कीमत क्या होती है हम सब जानते हैं। तो इस किताब में हर पन्ने पर दीपक भैया के कार्य, उनके कार्यों को जिस तरीके से एक्नॉलेज किया गया है, जिस तरीके से मान्य किया गया है, वो सारी बातें भी हैं, साथ ही साथ प्रेरणा भी है। तो मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि इस किताब को बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं वो सब पढ़ें और लाइब्रेरी में रखवाया जाए। मैं अपने महाविद्यालय की लाइब्रेरी में इसको रखवाना ज़रूर चाहूँगी, ताकि और साथ ही ये है कि कैंप में करवाना चाहूँगी ताकि हमारे जो महाविद्यालय के बच्चे हैं वो रक्तदान के लिए प्रेरित हो।
तो ये पूरी किताब जिसमें इस इंदौर शहर और बाकी सभी जगह के जो जाने पहचाने नाम हैं उनकी या तो लेख हैं या छोटी कहानियाँ हैं, कवि कथाएँ हैं या संस्मरण है, उसके आधार पर रक्त के महत्व को बताने की चेष्टा की गई है। पढ़ा लिखा समाज है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जानकारी का अभाव कह लें, कुछ डर कह लें, कुछ मिथ कह लें, हम अभी भी रक्तदान में उतने आगे नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। किंतु मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये वक्त पर रक्त जो पुस्तक है नई पीढ़ी और सभी लोगों के अंदर रक्तदान के लिए प्रेरणा उत्पन्न करेगी। पंच तत्वों से बना हमारा शरीर, छठा तत्व आप उसे चाहे तो रक्त कह लें, या रक्त भी पंच तत्वों का ही एक रूप है, और रक्त से देह है, देह से कर्म है, कर्म से अस्तित्व है। तो रक्त जो हमारे जीवन का मूलभूत घटक है, उसके आधार पर, उसके महत्व के आधार पर ये किताब बहुत आगे जानी चाहिए और इसको मान्यता मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इस सुंदर किताब और कला और समाज के लिए प्रेरणा देती हुई इस पुस्तक के लिए मैं उन्हें बहुत साधुवाद देना चाहूँगी, और न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ कि पूरा परिवार, आदरणीय माता जी, नाना जी, भाभी जी और बच्चे सभी एक जो प्रकल्प है उनका समाज सेवा का, उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो प्रकल्प आपके परिवार ने जो एक दायित्व, महत् दायित्व उठा के रखा है, वो अपनी सार्थकता तक पहुँचे, और हम हमारा क्या योगदान उसमें दे सकते हैं, उसके लिए हम हमेशा साथ में रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथियों, अब वक्त आ ही गया है कि हम अपने अतिथियों के भाव समझें। शिक्षा, साहित्य, समाज, प्रशासन, पत्रकारिता, कला, संगीत, खेल आदि विभिन्न क्षेत्र विधाओं से संबद्ध गुणीजनों से भरा हुआ आज का सभागार है। मौका दीजिए अपने खून को किसी और की रगों में बहने का। दोस्तों, लाजवाब है यह तरीका कई दुआओं में बने रहने का। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल ब्लड बैंक के प्रमुख डॉक्टर अशोक यादव जी को। आइए सर। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय विकास दुबे जी, निर्देशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, दुबे मैडम, और सपना मैडम जो कि एक कुशल प्रशासक के अलावा बहुत अच्छी साहित्यकार और रचनाएं भी लिखती हैं, एवं पधारे हुए मेरे सभी रक्तदातागण, दीपक जी और सभी महानुभाव। मैं महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, जिसे आप बड़े प्यार से एमवाई हॉस्पिटल बोलते हैं, उसके रक्त कोष जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के उन्नत और उत्कृष्ट ब्लड बैंकों में से एक है, पिछले 30 वर्षों से कार्यरत हूँ। अभी वहाँ सिर्फ ब्लड ही नहीं और उसके ब्लड के प्रोडक्ट्स जैसे कंपोनेंट जिन्हें हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कोविड महामारी के समय प्लाज्मा, प्लेटलेट और बहुत सारे ऐसे घटक हैं जिनका कि वहाँ हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, और उन्हें रक्तदान के माध्यम से जो रक्त एकत्रित होता है उसे हम उस विधि से विभिन्न मशीनों के द्वारा प्रोसेस करते हैं। यही नहीं, अभी पिछले 2 वर्ष से उसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में एक 5 MD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की सीट्स भी आ गई हैं, जो कि एक नया सब्जेक्ट बिल्कुल है। आपको ये बताऊं कि रक्त जो है एक किस्म से अंग है, या आप ये कह लीजिए कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है, या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि बड़े इजीली निकाला जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि रक्तदान अंगदान से किसी भी स्थिति में कम नहीं है, बल्कि आपके द्वारा जीते जी किया गया लगातार एक किस्म से ये अंगदान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। हमारे महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में और उसके जो दूसरे सहयोगी हॉस्पिटल हैं, जैसे कि चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, MTH हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ हर दिन आप ये मान के चलिए 100 से 150 यूनिट रक्त की हमें ज़रूरत पड़ती है।
और कई बार तो 10 से 15 लोग ऐसे आते हैं जिन्हें 108 एम्बुलेंस ला के छोड़ देती है, ओपीडी में आ जाते हैं, जिनमें वास्तव में कोई नहीं जानता है। कई बार तो ये स्थिति होती है कि वो अपना स्वयं का नाम बताने में भी सक्षम नहीं होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जब विभिन्न दीपक भाई जैसे प्रेरणा से ओतप्रोत लोगों के द्वारा जब रक्त दिया जाता है और उनके बाहों में ये रक्त प्रभावित होता है और जो उनका संकन हार्ट है जब वो फिर से पल्सेटाइल होता है तो वो तहे दिल से उन्हें दुआएं देता है और एक जाने अनजाने में एक जो खून का रिश्ता बनता है, इससे बड़ा कोई रिश्ता आज तक नहीं होता है। मैंने कई बार देखा है, मैं पिछले 30 वर्षों में पिछले 4-5 साल से एक चीज नोटिस कर रहा था कि कोई एक व्यक्ति आता है रक्तकोष में और चुपचाप 2-3 महीने 3 महीने के बाद बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर कुछ बोले और ब्लड डोनेट करके चला जाता है। कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को ले आता है, कभी अपने दोस्तों को लेके आ जाता है और बगैर कभी कुछ बोले कि ये रक्त इसको दे देना है, इसको जरूरत है। तब मैंने अपने रिकॉर्ड निकलवाया और देखा कि भाई ये ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो बगैर किसी चीज के, बगैर शोर शराबे के आते हैं और रक्त दे के चले जाते हैं। तब हमें ये पता चला कि हमारे दीपक नायक भाई हैं जो कि लगातार आके रक्तदान करते हैं। और 70 बार तो इन्होंने महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में ही रक्तदान किया है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हम चाहते हैं कि आप लोग इनसे प्रेरणा लें और दीपक भाई की ज्योति हमेशा जलती रहे। इन्होंने, आप ये मान के चलिए कि मोर देन 100 टाइम ब्लड डोनेट किया है, जिससे 200 से 300 लोगों की जान बची है या उन्हें किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा है। मैं इनके दीर्घ आयु की कामना करता हूं और इस पुस्तक के माध्यम से आप लोग भी एक प्रेरणा लें, क्योंकि जैसा मैडम बता रही थी कि ब्लड एक ऐसी चीज है जिसका आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। मैडम ने एक बहुत अच्छी बात बताई है जो आज मेरे को पता चली कि आप एक जीवित ब्लड बैंक हैं। यू योरसेल्फ इज ए मोबाइल ब्लड बैंक, जो कि मेरे भी दिमाग में कभी नहीं आया था कि अगर आप ये ठान लें कि हमें रक्तदान करना है, कभी रक्त की कमी नहीं पड़ेगी। जैसे कि दीपक जी अपने खुद हमेशा कॉलर पे आपने देखा होगा शर्ट पे लिख के रखते हैं बी पॉजिटिव। अगर ऐसा रक्त का आइडेंटिफिकेशन हर एक के साथ हो और ये चले तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में या इस दुनिया में रक्त की कमी होगी। इसी के साथ मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि यह पुस्तक बहुत प्रेरणा की स्रोत बने, सभी लोग इससे एक नई प्रेरणा लें और रक्तदान जैसा महादान का कार्य आगे करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो तू करने की ठान ले तो रास्ते भी बन जाते हैं, जो तू करने की ठान ले तो रास्ते भी बन जाते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही तो कांटे भी पंखुड़ी बन जाते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय सपना शिवाले सोलंकी जी को, जो कि एक बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ ही सकारात्मक व्यक्तित्व होते हुए बहुत अच्छी साहित्यकार भी हैं। आइए मैम। आज के इस कार्यक्रम में पधारे पंचासीन समस्त अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित समस्त अतिथियों को सबसे पहले मेरा सादर नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आकर मुझे सच में बड़ी प्रसन्नता मिल रही है, क्योंकि दीपक जी जब उन्होंने चर्चा की थी पिछले 3 माह 4 माह पूर्व, तो उन्होंने अपने मन की एक बात रखी कि मैं जो भी अभी तक कर रहा हूँ, सेवा भावना मेरे अंदर है, मैं चाहता हूँ कि इसको एक किताब की शक्ल देना। तो आप बताइए, सुझाइए कि क्या ऐसा किया जाना ठीक रहेगा। मैंने उन्हें बड़ा प्रोत्साहित किया। मैंने कही तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि हम जो करते हैं वो बातें तो उसकी बहुत होती है, लेकिन अगर उसका एक संकलन हो जाए, अगर कोई किताब की शक्ल में आए, कई लोगों तक अगर पहुंचती है वो बात, तो उसका एक अपना असर होता है। तो आज वो पावन दिन आ ही गया कि इनकी किताब की शक्ल में आज इनके जो जितना भी इन्होंने किया है अभी तक के, जो भी एक सामाजिक गतिविधि करते रहे, सबका उसमें एक हिस्सा है। और जैसे कि मुख्य इनकी किताब की पंच लाइन ही है, वक्त पर रक्त, वो सुन के ही आप दोहराइए, वक्त पर रक्त। वक्त पर रक्त का मतलब ही कि वक्त पे ही रक्त की सबसे बड़ी कीमत है। तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एमवाई हॉस्पिटल में तो हम देखते रहते हैं वहाँ पर कि कितने एक्सीडेंट से जो पीड़ित लोग आते हैं या सर्जरी होती है, एमवाई ग्रुप के जो हॉस्पिटल्स हैं
वहाँ पर हमेशा रक्त की आवश्यकता होती है। और रक्त का जो मिलना है, जैसे कहा ना कि अभी मैडम ने भी बताया कि बहुत लोगों के मन में मिथ है, बहुत लोगों के मन में हिचक है। ऐसी हिचक मेरे अंदर भी थी। मैं अभी तक पूरे जीवन में एक ही बार मैंने रक्तदान किया है, और मुझे मतलब मैं सच बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं भय है, या ये लगता है कि हो सकता है वीकनेस आ जाएगी, या हमारे पता नहीं हीमोग्लोबिन कितना है। सबसे पहले तो वही चेक करें कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है। ये हम सबके अंदर है। मैं मतलब फ्रैंकली अगर हम सोचें तो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये मन में छुपा होता है कि हमें इसमें वीकनेस तो नहीं आएगी, और इस कारण हम कई बारी चाहते हुए भी हम रक्तदान नहीं कर पाते हैं। दीपक जी ने जो बीड़ा उठाया है समाज में, ये एक ऐसा है कि जो बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं एक छोटा सा एक वाकया बताऊंगी कि मैं एक बार अभी पिछले 2-3 साल पहले खंडवा पंधाना वहाँ पर एक इंस्पेक्शन के लिए गई थी। तहसील कार्यालय और एसडीएम ऑफिस का मैं इंस्पेक्शन कर रही थी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया और मेरे पैर पकड़ लिया उसने। तो मैं बोली कि क्यों पकड़ रहे हो, तुम कौन हो अचानक से? तो वो बोला कि मैडम आपने मेरी बच्ची की जान बचाई थी। मैंने कहा मैंने कब जान बचा दी, क्या हुआ? मतलब मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि ये कौन है, क्या है। उसके बाद वो 2-3 लोग आए। वो तहसीलदार बोले कि मैडम ये आपको बहुत याद करता है, आप पहले खंडवा में जब रहे हैं। मैंने कहा मैं तो 2002-3 में रही हूँ। तो उस समय क्या हुआ था कि 2002-3 में वो कोटवार था वहाँ पर हमारे तहसील का, और उस कोटवार की बच्ची 13 साल की रही होगी, 13-14 साल की, और वो उसको सिर्फ 4 या 5 ग्राम ब्लड था शरीर में। और मैं हॉस्पिटल, जैसे हम जाते रहते हैं किसी ना किसी इंस्पेक्शन के या कोई काम के, तो मैं हॉस्पिटल में वहाँ पर थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और हाथ जोड़ के उसने बोला होगा कि साहब मेरी बच्ची बचा लीजिए। तो मैंने वहाँ पर बात की, तो उन्होंने कहा कि हम इनकी बच्ची को बहुत बार ब्लड लगा लिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई डोनर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में या किसी भी ब्लड बैंक में एक ये भी नियम है कि हम जितना यूनिट देते हैं अपेक्षा करते हैं कि वो रिप्लेसमेंट भी मिले, क्योंकि हमारा सप्लाई कैसे, मतलब हमारे पास भी उतनी उपलब्धता होनी जरूरी है। तो मुझे लगा कि अब वो तो बेचारा वैसे इतना रो रहा है, ये कितना उपलब्ध कराएगा। तो मैंने कहा अभी तो आप लगा दीजिए, चलिए मैं व्यवस्था करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं ऑफिस जाके कुछ लोगों को तैयार करूंगी कि आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। और मैं निकली, और गेट के बाहर जब मेरी गाड़ी चली, मैंने पता नहीं क्या सूझा, मैं रुकी, और पांडेले में 5-6 लड़के थे और भी कुछ लोग थे वहाँ। तो मैं ऐसी उतर गई। तो उनको डर लगा कि मैं क्या करने आ गई वहाँ पर अचानक से खड़े होकर। तो वो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा सच्ची खुशी चाहिए? तो वो देखने लगे कि सच्ची खुशी मतलब? मैंने कहा सच्ची खुशी चाहिए अगर तो चलो मेरे साथ। तो 4-5 लड़के मेरे साथ अंदर गए। मैंने वो बच्ची की दिखाई हालत की, देखो ये बच्ची जो है बहुत ही कमजोर है, सिर्फ 4 या 5 उसमें ग्राम ब्लड था, और बहुत ही कम होता है उतना ब्लड में, बहुत सीरियस हालत में है। तो इसमें आप अगर अपना ब्लड, आपका हो सकता है इससे ब्लड ग्रुप मैच ना करे, लेकिन आप अगर डोनेट करेंगे तो हम ब्लड बैंक से लगा पाएंगे। तो 5 लोग में से 2-3 माने होंगे, 2-3 नहीं माने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब एक साथ वो मान जाए। लेकिन वो उस दिन उन्होंने मतलब उस दिन ब्लड डोनेट किया। और फिर उसके बाद मुझे एक बार फिर उन्हीं में से कोई लड़का मिला, तो उसने मुझे कहा कि मैडम मैं वो सच्ची खुशी वाला लड़का हूँ। तो मुझे ये अभी घटना, वो घटना मैं भूल चुकी थी। मतलब मैं 2002-3 से मैं फिर दूसरे शहरों में ट्रांसफर हुए, मैं भूल चुकी थी कि ऐसा हुआ। लेकिन वापस जब मैं इंस्पेक्शन के लिए गई, वो हरे राम कोटवार मिला, और उसने वो उसको देखकर फिर मुझे वो घटना याद आई। तो मुझे लगा कि मैं जीवन में आगे बढ़ गई, मैं भूल गई, लेकिन वो नहीं भूला। क्यों नहीं भूला? क्योंकि उसको रक्तदान के कारण जो उसकी बच्ची का जीवन मिला, वो जीवन उसके लिए महत्वपूर्ण था, उसके लिए अतुलनीय था, उसकी बेटी की जान बची थी, तो वो कैसे भूल सकता। मैं तो माध्यम बनी थी, मैंने ब्लड का उस समय डोनेट भी नहीं किया था, लेकिन मेरा एक माध्यम बनने मात्र से उसकी बेटी के जीवन बचने से वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। तो ये बड़ी बात लगी, और मुझे लगा सच में ये सच्ची खुशी है। मैंने तो उस समय जाने किस मूड से बोल दिया होगा कि सच्ची खुशी ऐसे मिलती है, पर अब मैं सोचती हूँ तो वाकई में सच्ची खुशी और कैसे मिलेगी बताइए। आप किसी के चेहरे में अगर हम ऐसा कुछ दान देते हैं या ऐसे कुछ देते हैं जिससे उसके उदास चेहरे में अगर खुशी आ जाए, तभी वो सच्चे मायनों में सच्ची खुशी होती है। क्योंकि अभी तो हम आधुनिक जमाने में रह रहे हैं, हम अगर अमेजोन से ऑर्डर करते हैं चीज़ें मिल जाती है, हम अगर स्विगी में और खाने की चीज़ें बुलाना चाहे तो मिल जाती है, लेकिन ऐसा कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं है जो सच्ची खुशी हमें मिल जाए। सच्ची खुशी हम ऑर्डर नहीं कर सकते, अमेजोन पे अगर ऑर्डर भी करेंगे तो हमें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। सच्ची खुशी का कोई रेट निर्धारित नहीं है कि इतना किलो और इतना केजी रुपए दाम से हमें मिल जाए।
तो कहने का आशय ये है कि अगर जीवन में वाकई में सच्ची खुशी चाहिए तो हमें दीपक जी जैसा कर्तव्य करके दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, क्योंकि वो रक्तदान महादान ऐसे ही पंचलाइन नहीं बनी होगी। रक्तदान का जैसे मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, मैं बड़े गंभीरता पूर्वक सुन रही थी कि सही बात है कि अगर आपके ब्लड में आपका शरीर उस ब्लड को लेकर चल रहा है, आपको पता है कि आप इससे किसी की जान बचा सकते हैं और अचानक से अगर कभी भी देना चाहे तो सही बात है, चलता फिरता आप ब्लड बैंक हो, आप बिल्कुल डोनेट कर सकते हो। और जो भ्रांतियां हैं, मैं भी किताब पढ़ रही थी तो मैंने उसमें देखा कि ये हमारे मन की भ्रांतियां हैं और डॉक्टर साहब तो और बेहतर बता सकते हैं कि ये महज भ्रांति मात्र है कि अगर ब्लड डोनेट करने से कोई वीकनेस आती होगी या कमजोर शरीर होता होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दीपक जी आज इतने स्वस्थ हमारे सामने नहीं होते। और वो तो 124 125 जाने कितनी बार उन्होंने ब्लड डोनेट कर लिया, अब 127 हो गया आई थिंक। जब मेरी बात हुई थी कभी तो 124 बार था, अब 3 बार जंप और लग गए। तो देखिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी, है ना। तो मुझे भी अब शर्मिंदगी हो रही है कि मैं एक ही बार इनके सामने बोलने में मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तो मैं भी अब सोच रही हूँ कि फ्यूचर में इनको तो कॉम्पीट पता नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ तो कोशिश करूंगी कि बिल्कुल करना चाहिए और बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए। और आप इस सभागार में उपस्थित जितने भी लोग हैं उनसे मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि ये जरूरी नहीं है हम कितने बार करते हैं, लेकिन एक बार जाए तो सही। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर देखिए, अभी मैंने कोरोना में प्लाज्मा यूनिट हमने जब स्टार्ट की थी तब भी हमने बड़ा मेहनत की थी उस समय। तो डॉक्टर साहब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर कितना जूझते हैं चीज़ों को लेकर। और अगर हमें वाकई में आप जैसे लोग अगर आकर डोनेट करते हैं ब्लड का, क्योंकि रक्त की तो एक एक बूंद कीमती होती है और जिसका जीवन अगर दांव पे लगा होता है उसके लिए तो उसकी कीमत वो उसका परिवार बेहतर जानता है। और जैसे कहा गया है कि जैसे आप दीपक जी ने जिनको भी ब्लड डोनेट किया होगा ना, तो वो हमारा हरे राम कटवार हमें नहीं भूला, वैसे कितने लोग होंगे जो उनको जीवन में जन्मों तक नहीं भूलेंगे। और ये तो इनका ये तो जो मतलब मैं क्या ही कहूँ, मतलब इतना सराहनीय प्रयास है कि इसके लिए शब्दों में क्या अभिव्यक्त करें उस चीज को। तो अब जैसा मैडम ने भी कहा कि कोई भी अच्छा कार्य करता है तो उसमें परिवार का भी सहयोग होता है और ये बड़ा अच्छी बात है कि पूरा परिवार अनन्या जी आपके साथ है और पूरा परिवार आपके साथ है, ऐसे ही सदैव साथ रहें और उनको सहयोग करते रहें। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये किताब के माध्यम से ये प्रेरणादायी किताब सबके सामने बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब का प्रचार होना चाहिए क्योंकि लोग उसको पढ़ें और पढ़कर उससे प्रेरित हो सकें। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। बच्ची बहुत अच्छा बोलती है और इसलिए भी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि एकदम दिल से बोलती है। और पूरे परिवार को, आप सभी को और दीपक जी को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी को शुभकामनाएं कि हमारे यहाँ इंदौर शहर में दीपक जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अपनी एक जमीन, अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्तों, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। इन्हीं शब्दों से मैं अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी को आमंत्रित करती हूँ। उनकी आशीषों की झड़ी से सराबोर होने के लिए सदन उत्सुक है। आइए सर। ये बहुत समय से ऐसा ही है ना, इसको थोड़ा सा कभी थोड़ा सेलो टेप लगा करके ऊपर करना। इस सभागार में मैं कई बार कार्यक्रमों में आया हूँ, लेकिन ये बेचारा सब वक्ताओं के आगे नतमस्तक रहता है और कितनी देर इसको सीधा रखा जाए ये बड़ा संकट रहता है। लेकिन ये सीध में चेहरे की इसलिए कोई दिक्कत नहीं देती। वक्त पर रक्त, उसके शीर्षक के अनुकूल ही एक बहुत ही सुंदर पुस्तक का आज लोकार्पण हम सब लोगों ने संपन्न किया। और इस लोकार्पण के साक्षी बनने के लिए मंच पर आदरणीय सपना शिवाले जी उपस्थित हैं। उन्हें सामान्यतः सब लोग एक अच्छी और अनुशासन प्रिय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन हम सब लोग जो साहित्य क्षेत्र में सक्रिय हैं उनको पता है कि वे उतनी ही कुशल शब्द साधिका भी हैं। उनकी एक पुस्तक के विमोचन में रहने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था
बहुत अच्छा लिखती हैं। बाद में उस लोकार्पण कार्यक्रम के बाद मैंने पुस्तक को पूरा पढ़ा था और बहुत अच्छा लेखन उनका है। और उस समय भी मैंने आश्चर्य व्यक्त किया था, आज भी कह रहा हूँ कि वास्तव में जिस प्रकार की दिनचर्या आप लोगों की रहती है प्रशासनिक कार्यों के चलते, उसमें वे कैसे इतना समय निकालती हैं, ये हम सब लोगों के लिए आश्चर्य का विषय रहता है। आदरणीय डॉक्टर यादव साहब मंच पर उपस्थित हैं, उन्हें होना ही चाहिए था। वास्तव में आज की इस पुस्तक के लोकार्पण के सच्चे अधिकारी अगर कोई हैं तो वो आदरणीय डॉक्टर यादव जी हैं, क्योंकि वे प्रायोगिक रूप से इस पूरे विषय को जी रहे हैं और मंच पर पुस्तक पर अपनी सिद्धहस्त समीक्षा कहूँ या अपना मंतव्य प्रकट करने के लिए हमारे मध्य डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी उपस्थित हैं। इन दिनों साहित्य क्षेत्र में लगातार एक परिवर्तन देखने को आ रहा है। कुछ ऐसे विषय जिन पर सामान्यतया सामाजिक जीवन में हम सब लोग बोलने में पहले कतराया करते थे, जिन सच्चाइयों से मुंह मोड़ लिया करते थे, उन विषयों पर मुखर होकर के बोलने का क्रम इन दिनों प्रारंभ हुआ है। और हिंदी का विद्यार्थी हूँ लेकिन अंग्रेजी का शब्द जानबूझ करके प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं इन दिनों गरिमा जी का फैन हो गया हूँ। वो जिस मुखरता से अपने मन की बात कह रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, वह उनके प्रति सम्मान को और ज्यादा बढ़ाता है और मुझे लगता है कि ये मुखरता इन दिनों समाज की आवश्यकता बन रही है। ऐसे वरेण्य अतिथियों की उपस्थिति में आज पुस्तक का लोकार्पण हुआ और इस पुस्तक का मूल कारक बने बंधुवर दीपक नाइक जी। दीपक जी से मैं स्मरण करता हूं तो बहुत पुरानी स्मृतियां जुड़ी हुई है। हम बड़े सहज पड़ोसी हुआ करते थे। जिस शुभ ग्रह में इन दिनों हमारे आदरणीय प्रफुल्ल मुकादम जी विराजते हैं, उसी घर में बंधुवर दीपक जी हुआ करते थे और श्रद्धेय आई का आशीर्वाद सहज रूप से हमको रोज सुबह शाम घूमते घामते मिल जाया करते थे। और सामान्यतया कॉलोनी के जितने कार्यक्रम हुआ करते थे उन सब में उनका बढ़ चढ़ कर भाग लेना, उनकी सांस्कृतिक अभिरुचियां, और वो सब में लगातार देखता रहता था उनकी महू इंदौर के बीच की यात्राएं और उन यात्राओं के बीच में उनके सामाजिक सरोकार। ऐसा लगता था कि दीपक जी के मन में कहीं ना कहीं एक ज्वाला लगातार जलती रहती है, समाज को लेकर के सोचना, समाज को लेकर विचार करना, और उसमें भी ऐसे विषय जिन विषयों के प्रति समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। अभी पूर्ववर्ती वक्ताओं ने प्रत्येक ने इस बात को रेखांकित किया और मैं भी पुनः इस बात को रेखांकित कर रहा हूं। विशेष करके रक्तदान के संदर्भ में समाज में जितनी भ्रांतियां हैं उतनी भ्रांतियां संभवतः अन्य किसी विषय को लेकर के नहीं रहती होगी। सामान्यतः रहती है। नेत्रदान को लेकर के मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं बहुत छोटा था, यानी संभवतः उस समय चौथी कक्षा में पढ़ रहा था मैं, और पिताजी रतलाम जिले के एक छोटे से ग्राम से हम लोग आते, आलोट वहां का मैं रहने वाला हूँ। तो पिताजी एक जिस संस्था से जुड़े हुए थे उस संस्था ने उस समय ऐसा तय किया कि नेत्रदान को लेकर के जागृति लाई जाए और एक ऑडियो कैसेट का निर्माण करना था। ऑडियो कैसेट के निर्माण का हेतु ऐसा था कि प्रश्न पूछे जाएं, सामान्यतः जो भ्रांतियां समाज में होती है नेत्रदान को लेकर के। तो सबसे बड़ी भ्रांति लोगों के मन में ये थी कि जीते जी आंखें निकाल ली जाती नेत्रदान। आप कल्पना कर सकते हैं इतनी बड़ी भ्रांति के बीच हम लोग जी रहे थे, और हालांकि वो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं अब 50 से 55 के बीच चल रहा हूँ, इसलिए उस समय तो तय हुआ कि ऐसी अनावी जैसे बहुत प्यारा सा बोल करके संचालन कर रही है तो कोई अच्छा बोलने वाला बच्चा प्रतीक के रूप में रहे कि नई पीढ़ी उस विषय को समझना चाहती है। और पिताजी चूंकि उस समय बहुत अध्ययन कर रहे थे उस विषय को, छोटे से गांव में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, तो ऑडियो कैसेट में प्रश्नकर्ता बना विकास दवे और उत्तर देने वाले थे पिताजी। और हम लोगों ने एक ऑडियो कैसेट तैयार किया था और उस ऑडियो कैसेट में 45 मिनट की एक कैसेट तैयार की थी और उसमें इस प्रकार के सारे प्रश्न उत्तर। तो बाल्यकाल में इस तरह के विषयों से जुड़ने का सौभाग्य मेरा रहा। बाद में रक्तदान को लेकर के भी मन में बड़ा श्रद्धा का भाव था, लेकिन भ्रांतियों के चलते घर में पता न रहे। मेरी माताजी को भी कई प्रकार की भ्रांतियां थी, विशेष करके कमजोरी आती है, और मेरी श्रीमती जी भी बैठी है सभा कक्ष में, उनको भी ये भ्रांति रहा करती थी। तो इसलिए मैंने जब जब भी रक्तदान किया वो घर में किसी को पता नहीं लगने देता था। और इसलिए न तो उस समय सोशल मीडिया तो था ही नहीं, इन दिनों सक्रियता बढ़ी हम सब लोगों की, लेकिन कभी पता नहीं लगता था। लेकिन उस विषय को लेकर के समाज में कितना श्रद्धा का भाव रहता है, ये एक प्रसंग पर मुझे ध्यान आया।
हुआ ऐसा कि अनायास, चूंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और हमारा एक उस समय समूह हुआ करता था और ये व्हाट्सएप भी नहीं था, तो हम लोग फोन से एक दूसरे को सूचनाएं देते थे कि आज इस समूह के रक्त की आवश्यकता है, और जो तैयार होते थे तुरंत वो उस नंबर पर संपर्क करते थे और ये क्रम चलता था। तो मैंने पता लगा कि एक यहीं पर अपने मालवा मिल क्षेत्र का बिल्कुल सेवा बस्ती में रहने वाला एक परिवार है और उस परिवार के एक सदस्य को आवश्यकता थी। वो समय भी ऐसा था कि उस समय जिस परिवार को रक्तदान किया जाता था उस परिवार के परिजन ही सामान्यतः जूस या कॉफी की व्यवस्था किया करते थे। अब तो अस्पतालों से ये व्यवस्था हो गई और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तो पता नहीं क्या हुआ कि मैंने रक्तदान करने के बाद इच्छा नहीं हुई। मैंने कहा ये परिवार व्यवस्था करेगा, तो मैंने उनको बहुत आग्रह पूर्वक मना किया कि मैं आवश्यकता नहीं, मैं ले लूंगा बाहर जाकर के, आप कोई साथ भी मत आइए। तो ब्लड बैंक से मैं तुरंत निकला और देवपुत्र कार्यालय जाने का समय हो रहा था, तो अपना बजाज सुपर उठाया और बिना जूस पिए या बिना कॉफी पिए और बीच में संभवतः रेस्ट भी नहीं किया, उसके थोड़ी देर बाद थोड़ा विश्राम करना चाहिए ऐसी अनिवार्यता होती, लेकिन वो सब नहीं कर पाया। चला तो चोईधाम से निकल करके भंवरकुआ की ओर में जब जा रहा था और अचानक मुझे लगा कि मेरा सर घूम रहा है। तो मैंने बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि मुझे लगा कि या तो दुर्घटना हो जाएगी या स्कूटर से मैं गिर सकता हूं, तो मैंने जल्दी से स्कूटर को बंद किया और हाथ में लेकर के जहां था वहीं का वहीं स्कूटर को खड़ा किया और लगभग लड़खड़ाते कदमों से मैं कहां पहुंचा मुझे याद नहीं, लेकिन संभवतः आहूजा या सलूजा ट्रेवल्स, वीर जी शायद बता सकते हैं, अपने यहाँ भंवरकुआ चौराहे के पहले बाएं हाथ पर एक ट्रेवल्स का एक कार्यालय हुआ करता था। तो मैं कुछ नहीं बोला और जा करके और तुरंत सोफे पर लेट गया। तो स्वाभाविक है, हमारे वीर जी जरा हास्य के मूड में थे, तो उन्होंने कहा आज ज्यादा ले ली क्या। तो मैंने आंखें बंद करके भाई साहब लेता तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो ब्लड डोनेट किया था तो चक्कर से आ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, थोड़ी देर में उन्होंने एक बड़ा ग्लास मौसम्बी का जूस बुलवाया। तुरंत उन्होंने कहा कि एक साथ में पैक करवा के, खूब मना करता रहा। पहले तो उन्होंने लेटाया और उसके बाद मुझे कहा कि ये गाड़ी लेकर के अब आप नहीं जाएंगे। अनजान व्यक्ति है, केवल एक शब्द उनके कानों पर पड़ा था, रक्तदान। उसके बाद उनका जो भाव बदला, और आप विश्वास करिए उनकी लग्जरी गाड़ी से, एसी गाड़ी से उन्होंने मुझे देवपुत्र कार्यालय छोड़ा। उनके यहाँ के कर्मचारी को कहा कि भाई साहब का स्कूटर लेकर के तुम पीछे पीछे आओ और गाड़ी वहां पर छोड़ करके आना। ये सारा सहयोग उन्होंने किया। तो अब जीवन में पहली बार लगा कि वास्तव में ये काम इतना बड़ा होता है क्या। कई बार रक्तदान किया था, लेकिन वो जो प्रतिसाद मिला था, उस प्रतिसाद के कारण से मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में सामाजिक सरोकारों के लिए हम अगर कुछ करते हैं तो वो कितना गुना होकर के हमको वापस प्राप्त होता है। लेकिन भारतीय संस्कार है ना, हम सब लोग शब्द ब्रह्म के साधक है। साहित्य में हम सबको कहा कि नेकी कर दरिया में डाल। हम लोगों को लगता है कि वास्तव में अगर कुछ अच्छा किया, समाज के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया, किसी और के लिए परहित कार्य कोई काम हो गया अपने से, तो उसको बताने की आवश्यकता है क्या। लेकिन दुर्भाग्य से इस एक पंक्ति ने हम लोगों को अच्छे काम का प्रचार करने से भी रोक दिया। आप बताइए, अगर आज ये जो काम हो रहा है, दीपक जी अगर ये पुस्तक तैयार करते हैं और इस पुस्तक के तैयार होने से मेरे जैसे भ्रांति वाले लोग, या सपना जी अभी कितने खुल करके स्वीकार नहीं थी कि एक बार किया, केवल इसलिए कि हम लोगों को ये पता नहीं होता। और मुझे तो मेरे एक मित्र ने बाद में कहा कि 45 पार के हो गए तो अब नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि या तो पुस्तक पढ़ूंगा या डॉक्टर साहब से बातचीत करूंगा तो समझ में आएगा कि सच है कि नहीं। लेकिन पिछले 3 वर्ष से मैंने रक्तदान नहीं किया, और ये केवल इसी भ्रांति में कि अब 50 पार के हो चले, 55 की तरफ बढ़ रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी ने कह दिया और मैंने मान लिया। लेकिन अधिकृत रूप से इस विषय पर थोड़ा सा जानकारी लूंगा। लेकिन नेकी कर दरिया में डाल अलग प्रकार के कामों के लिए, अच्छे कामों को यदि प्रचार प्राप्त होता है, तो जैसा गरिमा जी भी कह रही थी, सपना जी ने भी कहा कि अच्छे कामों का जब प्रचार होता है तो लोग प्रेरणा लेते हैं। और इसलिए ये आत्म प्रचार नहीं है, ये समाज हित में उठाया हुआ कदम है। और अगर इस प्रकार के प्रकाशनों से लोग प्रेरणा लेकर के सेवा कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन सार्थक हो जाता है। ये सैकड़ों मौलिक साहित्य, इन दिनों तो मैं लगातार, आप सब भी देखते ही है कि लोकार्पण लोकार्पण लोकार्पण, कितनी किताबों का लोकार्पण करते हैं। लेकिन ऐसी एकाध पुस्तक के लोकार्पण पर सैकड़ों लोकार्पण न्योछावर किए जा सकते हैं मौलिक रचना।
ये असली कविता है, ये असली कहानी है, ये असली निबंध है, ये असली साहित्य है। ये समाज रचने का काम करता है, मनुष्यता को जीवित रखने का काम करता है। साहित्य का और हेतु क्या है? तो मुझे लगता है कि यही सही साहित्य है। इस प्रकार का साहित्य रचने के लिए सामान्य मौलिक साहित्य रचने वाले लोग तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने तो कलम में स्याही जो है वो पसीना जो डाला और रात रात जाके, लेकिन दीपक जी ने इस किताब को लिखने के लिए अपनी कलम में वास्तव में रक्त का प्रयोग किया है। और इसलिए इस प्रकार की रचनाएं सहज रूप से नहीं रची जाती है। और मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का काम करने वाले लोग जब भी करें तो उन्हें समाज में प्रसारित करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग संघ की शाखाओं में, हमारे आदरणीय शेखर जी बैठे हैं तो कीबे जी को पता है कि हम शाखाओं में एक गीत गाया करते थे कि वृत्त पत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समूहार, तुच्छ भावना छोड़ चलो यह हिंदू राष्ट्र के तारणहार। तो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हो तो फिर ये तुच्छ भावना छोड़ दोगे, अखबार में नाम छपेगा या हार पहनूंगा मैं गले में, ये सब नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्र का इस प्रकार का कार्य जब करते हैं तो हमने तो दीपक जी को हार भी नहीं पहनाया। कल हो सकता है कि उनके इस अच्छे काम का प्रचार प्रसार या पहले भी हुआ, पदवेश वो जब बहनों को पहनाते, बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को तपती दोपहरी में जब वो चरण पादुकाएं देते हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा काम है। और उसको देख करके, उसके प्रकार को देख करके कितने लोगों को सूझा होगा इससे पहले कि गाड़ी में 8-10 जोड़ जूते चप्पल लेकर के भी चला जा सकता है, जहां कोई नंगे पैर बच्चे दिखे उनको पहनाए जा सकते हैं। ये उनके बारे में हमने वृत्त पत्र में पढ़ा, अखबारों में पढ़ा, सोशल मीडिया पर पढ़ा, तब कितने लोगों ने प्रेरणा ली होगी। तो मुझे लगता है कि आगे से हम सब लोग भी इस बात की सतर्कता रखें कि बुरे कामों का प्रचार प्रसार तो बहुत जल्दी होता है। और मैं कई बार कहता भी हूं कि समाज जो है वो एक शुद्ध जल से भरा हुआ कड़ाव है। बात ज्यादा लंबी नहीं हो इसलिए 1 मिनट में बात समाप्त करता हूं अपने, कि ये शुद्ध जल का कड़ाव है। लेकिन इन दिनों पूरे समाज में निराशा का भाव रहता है, लोगों को लगता है वातावरण खराब हो गया है, वातावरण बदल गया है, पूरा समाज पथ भ्रष्ट हो गया है। तो मैं कई बार उदाहरण देता हूं, बातचीत में युवाओं से भी जब चर्चा करता हूं तो कहता हूं कि हर प्रकार की जो वृत्ति होती है समाज में, व्यक्ति की हो, समाज की हो, उसका एक पिंड होता है, उसका एक स्वभाव होता है। ये जो 100 लीटर शुद्ध जल का कड़ाव भरा हुआ है, आप आधी कटोरी तेल लीजिए और उस कड़ाव पर डाल दीजिए, होगा क्या? वो जरा सा आधी कटोरी तेल पूरे कड़ाव की ऊपर की सरफेस को, ऊपर की तली को ढक लेता है। आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा कड़ाव तेल से भरा हुआ है, इसलिए क्योंकि तेल ऊपर ऊपर तैरता है। ये जो समाज है ना, इस समाज में जितने बुरे काम करने वाले लोग हैं, हम जितना पढ़ते हैं कि किसी वृद्ध ने बच्ची के साथ कदाचरण कर लिया, किसी युवा ने वृद्धा के साथ कदाचरण कर लिया, बहनों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, माता पिता को पुत्र ने गोली मार दी है, संपत्ति के लिए सड़क पर छोड़ दिया है, ये सब ये आधी कटोरी तेल है। ये जो 100 लीटर का शुद्ध जल का कड़ाव है ना, ये दीपक जी जैसे लोग अपना काम करके भरते हैं। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि 100 लीटर के कड़ाव में, इस जल से भरे हुए कड़ाव में जल ही दिखे, उसके लिए इस प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन की आवश्यकता समाज को अनुभव होती है। आज हमने उसी काम को किया है। आप सबने ध्यान से सुना। नमस्कार, धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद सर, इतना प्रेरणास्पद उद्बोधन देने के लिए। अब मैं अपनी तरफ से 2 पंक्तियां पप्पा के लिए कहना चाहूंगी। खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्मपथ पर चलते हैं। खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्मपथ पर चलते हैं, पर आप वह दीपक हैं जो सिर्फ औरों के लिए जलते हैं, औरों के लिए चलते हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ इस पुस्तक वक्त पर रक्त को सही वक्त पर इतना सुंदर स्वरूप में बनाने वाले आदरणीय श्री अरुण मौर्य जी को। माननीय अतिथियों से आग्रह है कि वे उनका सम्मान करें। बहुत सुंदर तैयार हुई है मैं 1% हूँ, इसका 99.99 इन्हीं का है। ये मैं भी स्वीकार करता हूँ, जैसे उन्होंने एक बार का स्वीकार किया। क्वालिटी से हम लोग खूब परिचित है, जब भी करते हैं बढ़िया काम करते हैं। अरुण भैया बीच में आइए।
मतलब मैं तो जितना ध्यान नहीं दे पाया, मतलब मैं 10% ध्यान दे रहा था, 90% ये बुला रहे थे बार बार, ये गलती है, ये गलती है। धन्यवाद सभी अतिथियों को और मौर्य सर को। अब मैं आज के उत्सव मूर्ति मेरे पापा और मेरी आई को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे आज के सभी अतिथियों को ससम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करें। आइए आई पापा। आदरणीय विकास दवे सर, आदरणीय सपना शिवाले सोलंकी जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव सर, आदरणीय डॉक्टर गरिमा दुबे जी, मैं ये विकास भैया डिजाइन का भी बता दूं, ये भी अब आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो पोस्टर ये हो गया, ये फ्लैक्स हो गया, बाहर आप जो स्टैंडी देख रहे हैं, और ये है जनरली होता है चारों चीजों की डिजाइन एक होती है। ये अरुण भैया के लिए आप तालियां बजाइए, उन्होंने हर चीज पर मेहनत करी है। तो ये जो ब्लड ड्रॉप आप देख रहे हैं, ये मैं भी नहीं समझ पाया था क्योंकि मैं तो 48% सेकंड डिवीजन हूँ। बहुत समय के बाद जब उन्होंने लगा कि बताओ बताओ, ये शिवलिंग के स्वरूप में उन्होंने रक्तदान को करा है कि जो चीज स्थापित हो जाए तो ये स्थापित रहे इनके मन में, और जो प्रेरणा की बात करी है। अब मैं उन सभी रचनाकारों लेखकों से सविनय आग्रह करती हूँ कि वे अपनी प्रति स्वीकार करते हुए मंच पर अतिथियों संग समूह छायाचित्र हेतु पधारें। नाम ले तो भाई, नाम नहीं सभी जो भी पुस्तक में जिनकी रचना है वो सब आइए। वो गुड़िया ने यही बोला, हिंदी में ही बोला है। नहीं बहुत नाम बहुत हो जाएंगे, ठीक है जो भी है आ जाएंगे सब, उपस्थित सभी हैं जो उपस्थित हैं। आइए ड्रोन भी आइए, प्रदीप काका आइए, कौतुक जी भी है, लक्ष्मा दीदी, कौतुक जी है ना, आइए आइए, वाह लोग आगे हो जाना। आइए, एक पुस्तक का नाम ही माला नहीं ठीक ठीक है ठीक है, आइए एक माला पुस्तक आप लो, पुस्तक ले लो ना, हमने ही बोला है पुस्तक लेते हुए आना। वसुधा तक आप आइए ऊपर थोड़े थोड़े कॉम्पैक्ट होंगे ना। हाँ थोड़ा थोड़ा इधर सभी लोग तुम सर आगे, मैं नीचे हो जाता हूँ। अरे बुला लो जीवन तुम दोनों जोड़े से रीति विधि से लाए उनको तो बुलाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे कहीं भी जोड़ा क्या थोड़ा सा खाली बसून ना खाली चलिए धन्यवाद सभी का, अपनी प्रतिक्रिया आप रखिए।
अब एक औपचारिकता निभाते हुए इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करने हेतु कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर आभार प्रदर्शन के लिए मैं श्रीमती रूही नाइक को आमंत्रित करती हूँ और आभार पश्चात हम राष्ट्रगान संग कार्यक्रम को विराम देंगे। सर्वप्रथम सभागृह में उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। रक्तदान के प्रति जनचेतना हेतु पुस्तक वक्त पर रक्त का लोकार्पण हेतु एकत्रित अतिथियों का आभार व्यक्त करने का मुश्किल काम मुझे सौंपा गया है। आदरणीय विकास दवे जी को, आदरणीय सपना शिवाले सोलंकी मैडम को, आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव सर, आदरणीय डॉक्टर गरिमा दुबे मैडम, आप सभी की मंगल शुभकामनाएं हमारे परिवार के इस दिन को खास बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक थी। इसके लिए मैं रूही नाइक विभाकर विहार परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर हमें अपना आशीर्वाद दिया। यहाँ पधारे सभी साहित्यकारगण, कलावंतगण, संगीत प्रेमी जन, शिक्षा, खेल, शासकीय विभागों से संबद्ध महानुभावों, कॉलोनी के मित्रों, मीडिया बंधुओं, विद्यालयीन महाविद्यालयीन मित्रजनों एवं पारिवारिक सदस्यों का आप सभी की अतुलनीय उपस्थिति को मेरा शत शत प्रणाम। हम फिर शीघ्र ही मिलेंगे इस विश्वास के साथ। आप सभी का तहे दिल से मैं नाइक परिवार की ओर से धन्यवाद करती हूँ।